हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो मेजर डिफेंस डील हुई है, जिसकी वजह से पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में एक शॉक वेव्स फैल गई हैं। शायद सऊदी अरेबिया हमसे भी थोड़ा खफा है कि हमने पिछले 3-4 साल में जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है हमने सऊदी से तेल लेना कम किया है और रशिया से बढ़ाया है। पहले पाकिस्तान ने इंडिया में इनोसेंट लोगों की जान ली। उसके बदले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और वापस पाकिस्तान का अटैक इंडिया के ऊपर आया। अगर इस तरह की सूरत हाल वापस से होती है इन फ्यूचर, बिकॉज कोई भी आज के माहौल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान का साइड नहीं लेना चाहेगा। तो कल अगर झगड़ा हो जाता है सऊदी और ईरान में, तो क्या पाकिस्तान ईरान में अटैक कर देगा? तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि क्या ये फैक्ट यूएस पीछे से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि उसको लग रहा है कि कुछ सालों में हम ईरान को इस रूट से पकड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाय डिप्लोमेट्स। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो मेजर डिफेंस डील हुई है, जिसकी वजह से पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में एक शॉक वेव्स फैल गई हैं। और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या साइन हुआ है, और लोग इसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया और यूएस का इसमें क्या रिएक्शन है। इस एपिसोड में जैसे कि हमको पता है कि 17-18 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। और इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज ने बोला कि एनी अटैक ऑन वन कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। ये बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज है। और इस स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको नाटो का आर्टिकल 5 याद आता है, जिसमें सेम चीज बातें कही गई हैं कि एनी अटैक ऑन वन कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, बाकी कई देशों के अंदर ये सवाल आ रहा है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, और इसमें स्पेशली इंडिया का क्या रिएक्शन है इसके अंदर। तो उसके बारे में हम इस बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे। हेलो प्रतीक भाई, क्या हाल चाल है आपके? हाँ तरुण भाई, बहुत बढ़िया हाल है। फ्राइडे है और फ्राइडे वाला माहौल है एकदम। तो बात करिए चाय डिप्लोमेट्स पे। फ्राइडे वाला माहौल है, लेकिन 2 दिन पहले जो है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है गर्मा गई है। हम्म। माहौल तो फ्राइडे का गर्म है, लेकिन हमारे इंडिया के आसपास भी माहौल अभी गर्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में आज थोड़ा बताइए कि ये अग्रीमेंट है क्या, और दोनों देशों ने इसके बारे में क्या बात की है। तो तरुण भाई देखिए, आप मोस्टली तो आपने बता ही दिया है ब्रॉडली वो क्या है ना। इसमें तीन मेजर पॉइंट्स हैं कि एक तो म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है कि बड़े बड़े शब्दों में पेपर पे लिख दिया गया है कि एनी अटैक ऑन वन ऑफ द कंट्रीज, दैट इज सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, विल बी ट्रीटेड ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन अदर, है ना। हम्म। तो बेसिकली उनका दोनों का सिक्योरिटी, दोनों नेशंस का सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर्मली अलाइन हो गया है ना, ऑन पेपर ऑफिशियली। दूसरा पॉइंट है जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन। तो अटैक तो चलिए ठीक है, ऑफिशियली एक अगर तीसरी कंट्री से कुछ खतरा होता है तो इट विल बी कंसिडर एन अटैक ऑन बोथ द कंट्रीज, बट देन उसके बाद क्या? तो उसके बाद जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन होगा, तो जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस भी होंगे। तो उसमें लिखा है कि द पैक्ट basically strengthens defense planning, joint deterrence, and institutionalizes decades of existing military ties. तो बेसिकली आप इसके आगे समझ ये भी समझ सकते हैं कि आगे आने वाला है एक जॉइंट मिलिट्री कमांड पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, वो भी हो सकता है ना। कि एक जॉइंट मिलिट्री कमांड हो जिसमें किसी पर्टिकुलर टेन्योर में 2-2 साल में या 3-3 साल में एक मिलिट्री कमांडर हो, कभी सऊदी की तरफ से कभी पाकिस्तान की तरफ से, बट दे विल मैनेज or they will have the command of armies or particular defense forces of both the countries, है ना। and then they can plan particular operations. तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा एम्बिगुअस है, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात करी आपने। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स आए हैं। पाकिस्तानियों ने कहा है कि नहीं, इसमें इस पैक्ट में न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है। मतलब पाकिस्तान किसी भी
सिचुएशन में अपना न्यूक्लियर आर्सेनल यूज नहीं करेगा, है ना, इस पैक्ट के हिसाब से। लेकिन सऊदीज ने कहा है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी इसमें इंक्लूडेड है। दैट मीन्स कि अगर स्थिति इतनी बुरी हो जाए किसी दिन कि अगर सऊदीज को बचाने के लिए देर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन फायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, तो पाकिस्तान विल यूज देयर न्यूक्लियर वेपन्स, ये सऊदीज ने कहा है। तो वहां पे एक एम्बिग्यूटी है। सो ये तीसरा पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है तरुण भाई कि आई थिंक इसको देखा जाए तो ये सऊदी के लिए ज्यादा फायदेमंद पैक्ट है, ना कि पाकिस्तानीज के लिए। बट थोड़ा इसमें आते हैं, ये न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी पे आते हैं। तो आपका क्या कहना है तरुण, इस पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला पे क्या कहना है आपका? So nuclear umbrella, that is the explosive part of this story, right? Because as you know, Pakistan is a nuclear armed state and Saudi Arabia is not. How does this pact mean for nuclear weapons, right? अभी आपने देखा होगा कल या परसों शायद पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने ये बात कही कि एज वी नो पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट, और if the need arises, nuclear weapons could be made available to Saudi Arabia under this pact, right? और ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही वाइडली रिपोर्टेड हैं, और स्पेशली पाकिस्तान मीडिया में, और अभी इंडियन मीडिया में भी बात आ रही है। तो इसमें आप देखिए, हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है एक इंडिविजुअल मिनिस्टर का, लेकिन अभी कोई कोई पब्लिश्ड टेक्निकल गाइडलाइन नहीं है इस पैक्ट में, या कोई लीगल ट्रांसफर की कोई बात नहीं है इसमें कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर कर सकता है। और ये कोड जो है एक मिनिस्टर का है, ना कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। हो सकता है उनकी आदत है वैसे ही बोलने की। जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी उन्होंने काफी कुछ बोला, जो बाद में उनकी खुद की बहुत मीम बने पाकिस्तान के अंदर, बहुत मजाक बनाई गई। लेकिन जस्ट टू कम ऑन अ सीरियस पॉइंट, इसमें अगर लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला और न्यूक्लियर वेपन्स का एक इंटरनेशनल सेफ, तो उसमें क्या है कि कोई भी ट्रांसफर या शेयरिंग और ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स would raise immediate IAEA treaty and non-proliferation issues. IAEA is International Atomic Energy Association, perhaps. I'm not very much sure about this. IAEA को आना पड़ेगा उसके लिए, और कोई भी आईएए से कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि इस तरह का कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है इसमें। सेकेंड चीज में क्या है कि ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोई न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसा तो है नहीं, कोई गन है या मिसाइल है कि आपने यहां से उठा के दूसरी के ट्रांसफर कर दी, है ना। प्लग एंड प्ले वाला चक्कर नहीं है इसमें कि जहां पे फिट हो लगा दो उसमें। तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स में आपके कमांड एंड कंट्रोल है, उसमें आपकी कस्टडी है, उसमें आपकी सिक्योरिटी है, उसमें आपका लीगल ऑथराइजेशंस है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। तो ऐसा इजी नहीं है ये सब कि आप इजीली आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स आप ट्रांसफर कर सकते हो। हम्म। और जो थर्ड चीज है इसमें, वो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो में न्यूक्लियर शेयरिंग इज डिफरेंट। इसमें जो है नाटो के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और जो भी वेपन्स हैं वो यूएस कंट्रोल्ड हैं। इसमें एक ट्रीटी का स्ट्रक्चर है, और सब कुछ यूएस के अंडर में आता है। लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में जो पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया के बीच में न्यूक्लियर अरेंजमेंट की कोई बात है, वो अभी तक नहीं आई है। सब ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल मेंबर हो, कोई भी हो। तो इसमें कोई भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, हालांकि हम सब बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो तरुण, आई आई स्टैंड, आई करेक्ट माई स्टेटमेंट कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं बोला हम्म। है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज होंगे। पेपर पे नहीं है ऐसा कुछ। और डेफिनेटली पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बोला है कि हम तो कभी भी आपको मुहैया करा सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप सही बोल रहे बिल्कुल। हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये इसीलिए पेपर पे नहीं डाला गया है क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी सारी टेक्निकलिटीज हैं। बिल्कुल। आईएईए का बिल्कुल। वो रेगुलेटरी बॉडी है, तो उनका कुछ हम्म। रेगुलेशन होगा, कुछ उनके सर्वेज होंगे, फिर वो आएंगे ना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, इसलिए उसको पेपर पे नहीं डाला है। लेकिन बिल्कुल। अब आज की डेट में पाकिस्तान के पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, दैट इट इज अ न्यूक्लियर
capable country. I think that is the हम्म। only thing they have to show in geopolitics to every country, and that is the only thing हम्म। they have to offer, है ना? और कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन तरुण भाई, मैं ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कदम क्यों उठाया गया? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो इसके लिए आपको ना एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो इनका आपस में बहुत ही लॉन्ग एसोसिएशन है डिफेंस टाइज का, जिसमें कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं सऊदी अरेबिया में सर्व कर चुके हैं, वहां पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और रियाद जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहा है पाकिस्तान को बहुत बहुत लंबे अरसे से। जब भी जरूरत पड़ी है सऊदी अरब आया है और पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो इसमें जो अभी हम देख रहे हैं कि आजकल जो यूएस में पिछले एक साल में नए आपके प्रेसिडेंट आए हैं, और जब से आए हैं उन्होंने धमाका किया हुआ है हर जगह। और जो यूएस का पहले एक इमेज था लोगों के बीच में कि एक ट्रस्टेड पार्टनर, शायद इमेज ना भी रहा हो, लेकिन एक बाय एंड लार्ज ये लोगों के अंदर फीलिंग थी कि ट्रस्टेड पार्टनर है हमेशा अमेरिका। और जब भी जरूरत पड़े वो आएगा। हालांकि हिस्टोरिकली कुछ चीज ऐसी हुई कि जहां पे ये साबित नहीं हुआ कि वो ट्रस्टेड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में था कि हाँ ये रिलायबल है। तो उसमें पिछले एक साल में हम देख रहे हैं जैसे कि ट्रम्प ने आके बहुत जगह पे अपने टैरिफ लगा दिए हैं। जो उनके फ्रेंड्स रहे हैं हिस्टोरिकली, फॉर एग्जांपल यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये इनके प्राइम मिनिस्टर्स को ही बस कि अब मारो तब मारो ऐसी बातें हो रही हैं। और इससे लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है हर कंट्रीज के बीच में, और मैसेज ये है कि अब हम यूएस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जो ट्रस्ट पहले था। In case कि we got into a fight with some other country, somebody has to come in and stop the war, and that would be USA. But ट्रम्प के हम्म। आने से अभी ऐसा नहीं है, अभी वो हम्म। लोगों के अंदर से वो फीलिंग जा रही है। हम्म। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं इसराइल के। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, इसराइल पैलेस्टाइन तो है ही है, लेकिन इसराइल ने जो कुछ दिन पहले कतर में जो हमास के लोगों को उड़ाया है वहां पे मिसाइल मार के, उसके बीच जब ऐसा हुआ तो शायद मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया को मैसेज गया कि अगर इसराइल कतर में जाके मिसाइल हमला कर सकता है, तो वो हो सकता है कि कल को सऊदी सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमला कर सके। और ऐसे में सऊदी अरेबिया के पास कोई न्यूक्लियर वेपन तो है नहीं। और शायद मेरे ख्याल से टेक्निकल टेक्नोलॉजी और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है उनकी इतनी कि वो इसराइल के साथ पंगा ले सकें। तो हम्म। शायद सऊदी अरेबिया को लगा, और जैसा कि आपने पॉइंट पहले बोला था कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया को है, क्योंकि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। और जब जरूरत पड़े, अगर हालांकि जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन्स को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन मेरा कुछ अलग एंगल है तरुण भाई इस पर, है ना? मैं बताता हूँ आपको क्यों। और मुझे लगता है कि न्यूक्लियर तो चलिए बहुत लंबी बात है। आई थिंक सऊदी ने बहुत शॉर्ट टर्म विजन लेके ये पैक्ट साइन किया है, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही है यमन में बहुत सालों हम्म। से। एंड पाकिस्तान इज अ स्टेट कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास सिर्फ आर्मी ही बची है बेचने के लिए, है ना? जो हम्म। रशिया का एक वैगनर ग्रुप था ना, आपको याद है कुछ साल पहले एक वैगनर ग्रुप था, जो इट वाज हाँ। जस्ट अ बंच ऑफ मर्सनरीज जो पैसे लेके आपकी आर्मी बन जाते थे, है ना? नाउ पाकिस्तान हैज़ कम टू अ स्टेट कि अब वो अपनी आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस जो रिसोर्स हैं उनको बेच रहा है ना? तो अब हम्म। देखिए, US will not send troops for Saudi Arabia to fight in Yemen. Israel will not send troops for Saudi Arabia to fight in Yemen. And Saudi Arabia का कभी आपने आर्मी या कोई भी डिफेंस फोर्सेस देखा है? आई हम्म। डोंट थिंक दे हैव द स्ट्रेंथ फॉर ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस। तो अभी क्या किया है इन्होंने? इन्होंने हम्म। बेसिकली अभी पिछले कई सालों से क्या होता था कि भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता था सऊदी कि भाई हमें कुछ दे दो पैसे, तो वो बोलता था कि चलो पैसे हम दे देते हैं, आप थोड़ा हमें आर्मी दे दो, तो आर्मी चली जाती थी। पाकिस्तान की आर्मी अजरबैजान भी गई है उनकी जब लड़ाई हुई थी। हम्म। अब हम्म। इन्होंने ऑफिशियली कर लिया है कि भाई अब हम्म। ये ऑफिशियल है हमारा, अब तुम हमारे साथी बन गए हो। अब ये अगला स्टेप ये आएगा कि यमन से इनकी लड़ाई है, तो भाई यमन पाकिस्तान का भी दुश्मन हो गया, तो अब तुम अपनी आर्मी भेजो। तो हम्म। ऑन ग्राउंड बूट्स के लिए ये पैक्ट साइन हुआ है। बहुत ही मुझे लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है। दिस हम्म। डजेंट हैव एनी लॉन्जिविटी। इट्स जस्ट
फॉर साउदीज टू यूटिलाइज पाकिस्तान आर्मी एंड डिफेंस रिसोर्सेज फॉर ऑन ग्राउंड ऑपरेशन। तो अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे, शायद कुछ महीनों में, कि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन चलेंगे वहाँ पे, है ना। वो हम्म। यमन और सऊदी की जो लड़ाई कई सालों से चल रही है, जो यूएस भी खत्म नहीं कर पाया, अब वो खत्म होगी थ्रू पाकिस्तानी हम्म। ट्रूप्स, है ना। और बदले में पाकिस्तान को मिलेगा पैसा, और पाकिस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तानी जर्नल्स को मिलेगा पैसा, पॉलिटिशियंस को मिलेगा पैसा, और बस ट्रूप्स ट्रूप्स लड़ेंगे जमीन पे, है ना। मुझे लगता है कि बस यही पैक्ट है। That's a very good point you have raised. हम्म। हम्म। It might be a hidden agenda. We'll get to know more about in future. Let's see how it pans out. बट एक एक बहुत बड़ा सवाल इस पे आता है कि व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडिया, राइट? हम्म। एज वी ऑल नो, इंडिया इज अ डायरेक्ट नेबर ऑफ पाकिस्तान, राइट, एंड अ रीजनल पावर इन एशिया विद स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द गल्फ। अब सवाल ये आता है कि दोनों के बीच में डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। और मई में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पहले पाकिस्तान ने इंडिया में इनोसेंट लोगों की जान ली। उसके बदले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, और वापस पाकिस्तान का अटैक इंडिया के ऊपर आया। अगर इस तरह की सूरत हाल वापस से होती है इन फ्यूचर, और इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पे या पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, तो ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है सीधे सीधे फिर एक्शन में आएगा। क्योंकि हम्म। ये बोलते हैं कि जैसे पहले बताया कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। तो इस मामले में आप इंडिया के नजरिए से क्या देखते हैं कि इंडिया का इसमें इसकी एनालिसिस इंडिया की तरफ से कैसी होगी या कैसी हो रही है? देखिए, इसमें एक एंगल ये है जियो पॉलिटिक्स का, कि शायद सऊदी अरेबिया हमसे भी थोड़ा खफा है कि हमने पिछले 3-4 साल में, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, हमने हम्म। सऊदी से तेल लेना कम किया है और रशिया से बढ़ाया है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वहाँ तक तेल सस्ता आ रहा है, राइट। तो अगर मान लीजिए हम रशिया से नहीं लेते, तो वो सारा तेल हम सऊदी से लेते, है ना। हम्म। कुछ तो पोर्शन हम जाता। तो उनका हम्म। शायद ये बिजनेस एंगल है कि भाई दे हैव लॉस्ट बिजनेस फ्रॉम इंडिया। सो आई थिंक हम्म। किसी एंगल पे वो थोड़े खफा भी हैं। तो ये भी हो हम्म। सकता है, लेकिन जैसे आपने सिनेरियो जो बताया, अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी भी जारी है एज पर हम्म। टेक्निकल टर्म्स, अगर फिर से ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा। आई मीन कुछ डरने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, सऊदी की अपनी कोई डिफेंस है नहीं, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेस नहीं है। द ओनली थिंग दे हैव इज ऑयल एंड पैसा, है ना। तो ऑयल एंड डॉलर्स, सो ऑयल एंड डॉलर्स इफ दे कैन प्रोवाइड टू पाकिस्तान अंडर दिस पैक्ट, यस, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट। बट आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अपनी तरफ से हम पे सिर्फ सैंक्शंस लगा सकता है, बोल सकता है हम इंडिया को तेल नहीं बेचेंगे भाई, है ना। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म है। जब तक यमन का वॉर खत्म नहीं हो जाता, ये तब तक रहेगा, उसके बाद टाटा बाय बाय, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। बिकॉज कोई भी आज के माहौल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान का साइड नहीं लेना चाहेगा, है ना, अनलेस दे आर वेरी दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, है ना। आइदर दे विल बी न्यूट्रल और दे विल बी टुवर्ड्स इंडिया। बट ऑफ कोर्स आप हम ये बात चाइना और थोड़ी और कंट्रीज जैसे टर्की हो गया, चाइना हो गया, इन सब के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सऊदी विल रिमेन न्यूट्रल इवन इफ इन केस देर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो तीन बड़े प्लेयर हैं जो इस ट्रीटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं या इस पे नजर लगाए हुए हैं इंडिया के अलावा, वो तीन कंट्रीज हैं। वो यूएस है, इसराइल है और ईरान है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो मतलब दिस हैज बीन कंप्लीट सरप्राइज टिल नाउ कि यूएस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में अभी तक नहीं आया है। और आई थिंक दे हैव बीन वेरी कॉशियस और रादर म्यूटेड, कि कुछ बोल नहीं रहे हैं उसके ऊपर। और वॉशिंगटन की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकली वॉशिंगटन जो है वो गल्फ के साथ उनकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी रही है। और उनकी प्रायोरिटी भी गल्फ बहुत रहा है। जैसे कि हमको पता है कि ट्रम्प कुछ दिन पहले अभी यूएई के दौरे पे गए थे और साथ में सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए थे। और वहां जाके इन्होंने $1 ट्रिलियन की एक एआई सिटी बनाने का भी एक प्रपोजल है,
दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इनका जो बैलेंसिंग है गल्फ के साथ यूएस का, वो बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। और बावजूद इसके कि दे कुड सी इट एज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इजराइल और एनी अदर कंट्री, बट उनका अभी तक कोई भी इसके ऊपर कमेंट नहीं आया है। और जो जो सेकंड कंट्री है जो मोस्ट लाइकली वुड बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, दैट वुड बी ईरान। और ईरान को अगर देखें तो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है, थोड़ा सस्पिशन होना चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि इसराइल ईरान और पाकिस्तान जो है आपस में इनका कोई ज्यादा अच्छा रिलेशन है नहीं। और हमेशा ईरान को सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज हैं गल्फ में, वो अपने फ्रेंडली नजर से नहीं देखते हैं, उसको फ्रेंडली कंट्री के रूप में नहीं देखते हैं। तो हम्म ईरान की तरफ से भी कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। हम्म और इसमें जो थर्ड कंट्री है वो इसराइल है। जैसा कि हमें पता है कि इसराइल का गल्फ के अंदर स्टेक है इन द सेंस सिक्योरिटी को लेके। और अभी तक जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि इसराइल हमेशा जो है गल्फ के ऊपर बहुत ही मॉनिटर करता है। और जितने भी रीजनल एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं, नॉट इन्फ्लुएंस, डायरेक्टली इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ इसराइल। और अभी तक जितने भी रिसेंट क्लैशेस हुए हैं उसमें उसको सबको देखते हुए अभी तक इसराइल की तरफ से कोई भी अगेन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर रेस्पॉन्स नहीं है अभी तक। तो ये तीन कंट्री जहां से स्टेटमेंट आना चाहिए था या कुछ रेस्पॉन्स आना चाहिए था, अभी तक इन तीनों के बीच में तीनों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ये हम्म बहुत ही दिलचस्प है देखना। हम्म। तो तरुण भाई, चलिए, अच्छा डिस्कशन रहा ये, बट मैं ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ इसको बिल्कुल क्लोज करना चाहूंगा। देखिए, आपने ईरान की बात करी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल को मान लीजिए सऊदी और ईरान में झगड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंड कंट्रीज। कल को सऊदी और ईरान में झगड़ा हो जाता है। अभी तक सऊदी के पास अपनी ऑफिशियल आर्मी नहीं थी, मतलब सऊदी के पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी, बट अब आप अगर एक्सटेंशन मान लें पाकिस्तान को सऊदी डिफेंस फोर्सेस का, तो कल अगर झगड़ा हो जाता है सऊदी और ईरान में, तो क्या पाकिस्तान ईरान में अटैक कर देगा? है ना? एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस हैंडल्स और मैनेजेस और knows both the countries, even to the extent of managing their defense forces, है ना? तो क्या ये, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि क्या ये पैक्ट यूएस पीछे से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि उसको लग रहा है कि कुछ सालों में हम ईरान को इस रूट से पकड़ सकते हैं, कि कल को कुछ आग लगा देंगे सऊदी और ईरान के बीच में, और फिर पाकिस्तान को बोलेंगे भैया तुम चलो, है ना, लड़ो ईरान से हमारी जगह। तो ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा भी रूट निकल सकता है। लेकिन अच्छा डिस्कशन रहा तरुण भाई, है ना? अच्छा ये, डिस्कशन रहा। और हाँ। देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कैसा पैन आउट होता है, चीजें कैसी होंगी, क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी इसमें पब्लिक डोमेन में नहीं है चीजें। तो होपफुली सब कुछ ठीक हो, और एशिया में जो है पीस रहे, और सारे कंट्री एक दूसरे के साथ आराम से रहें। लेट्स सी हाउ इट गोज। प्रतीक भाई, थैंक यू सो यस मच। यस। थैंक यू तरुण भाई।